प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंपनी और इसके पूंजी के संबंध में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कंपनी किसे कहते हैं और कंपनी कितने प्रकार की होती है इनके बारे में अध्ययन किए थे। एक छात्र ने पूछा है कि सर आप सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के बारे में नहीं बताए हैं, तो हो सकता है छूट गया हो। आज मैं उसे पुनः बता देता हूँ कि सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जिसकी पूंजी जो है कम से कम 5 लाख रुपया हो और जिसमें न्यूनतम 7 सदस्य और अधिकतम सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है। और निजी कंपनी वह कंपनी है जिसकी न्यूनतम पूंजी या पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 और अधिकतम सदस्यों की संख्या पहले ये 50 हुआ करती थी। अब कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया 2013 में और अब निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 200 कर दी गई। इसको मैं लिख करके भी बता देता हूँ। सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी, इसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 2, अधिकतम अनलिमिटेड निश्चित नहीं है और न्यूनतम प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपया। और प्राइवेट कंपनी के बारे में भी आपको अभी मैंने बताया है, इसको लिख करके बता देता हूं। ये न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है और इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 2, अधिकतम पहले 50 और अब 200 और न्यूनतम प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपया। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो प्राइवेट कंपनी होती हैं इनको अपने आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना जरूरी होता है, जिससे इनकी पहचान होती है। पब्लिक कंपनी में ये शब्द नहीं लगा सकते हैं और प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना जरूरी होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये प्राइवेट कंपनी है और ये सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में आपने समझ लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग कंपनी की अंश पूंजी तथा उसका निर्गमन, ये चैप्टर का नाम है, कंपनी की अंश पूंजी और उसका निर्गमन। अंश पूंजी के बारे में सबसे प्रथम हम जान लें कि अंश क्या है। तो अंश जिसे हम लोग कहते हैं शेयर, है ना, ये शेयर कैपिटल, अंश पूंजी शेयर कैपिटल, इसको शेयर कहते हैं। शेयर क्या है? पूंजी, कंपनी की जो पूंजी होती है उसको जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है उसको शेयर कहा जाता है। अब पूंजी से क्या तात्पर्य है? पूंजी से तात्पर्य कंपनी की उस धनराशि से है जो कंपनी में चल और अचल संपत्ति के क्रय के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो पूंजी क्या है? पूंजी कंपनी की चल और अचल संपत्ति को क्रय करने में जो धन लगा हुआ है वो कंपनी की पूंजी कहलाता है। और पूंजी को जिन छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग बांट देते हैं उन्हें शेयर कहते हैं। तो शेयर क्या है? अगर शेयर पूछा जाए कि भाई शेयर क्या है, तो शेयर
कंपनी की पूंजी के छोटे छोटे हिस्से हैं और उन छोटे छोटे हिस्सों को शेयर कहते हैं। अब इन शेयरों को कंपनी जनता को निर्गमित करती है। जनता को क्यों निर्गमित करती? क्योंकि कंपनी बनाने और चलाने के लिए ढेर सारी पूंजी की आवश्यकता होती है, तो कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है जिससे कि वो जनता की पहुंच में हो। अब हम लोग पढ़ेंगे अंशों के प्रकार, क्योंकि ये आप जान चुके हैं कि शेयर क्या है और पूंजी क्या है ना। पूंजी जिन छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त रहती है उन्हें अंश या शेयर कहा जाता है। अब काइंड्स ऑफ शेयर या टाइप्स ऑफ शेयर। अंशों के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर। अब अंशों को कई हिस्सों में बांटा गया है। प्रत्येक कंपनी अपने अंशों को जनता में बेचकर पूंजी प्राप्त करती है, अर्थात जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो जनता के बीच में जाते हैं और इसके लिए कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस, जिसके बारे में हम लोग पीछे अध्ययन कर चुके हैं, प्रॉस्पेक्टस निर्गमित करती है और जनता से अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। तो अंश पूंजी निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1, अधिकृत। अधिकृत, इसको अथराइज, इसको अथराइज कैपिटल कहते हैं, अधिकृत पूंजी कहते हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी का उल्लेख उसके सीमा नियम, पार्षद सीमा नियम में रहता है। कभी कभी ये प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है कि कंपनी की अधिकृत पूंजी का उल्लेख कहाँ पर रहता है, तो ये होता है, इसका उल्लेख रहता है पार्षद सीमा नियम में। और ये जो अधिकृत पूंजी है इसका उल्लेख यहाँ पे रहता है कि इतनी कंपनी की अधिकृत पूंजी रखी जाएगी और इसको जो है रजिस्टर्ड पूंजी या नॉमिनल पूंजी भी कहा जाता है। अब हमेशा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसके ऊपर जो है सबसे ऊपर हम लिख देते थे अथराइज कैपिटल सच एंड सच, और फिर एक ही लाइन खींच देते थे। इस तरह से हम लोग जब बैलेंस शीट बनाते थे तो ये अथराइज कैपिटल बैलेंस शीट में शो की जाती है कि इतनी इस कंपनी की अधिकृत पूंजी इतने रुपया है। और इस तरह से ये 2 लकीरें खींचने का मतलब है कि ये बैलेंस शीट यहाँ से बंद हो गई, इसको हम नीचे जोड़ना या घटाना नहीं है, केवल इसको शो करना है अथराइज कैपिटल को। अब अथराइज कैपिटल के बाद नंबर आता है निर्गमित पूंजी। इसको इशूड कैपिटल कहते हैं। इशूड कैपिटल क्या है? अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी जनता के सामने विक्रय के लिए प्रस्तुत करती है। अर्थात ये मान लीजिए किसी कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपया है या 10 करोड़ रुपया है, तो वो पूरी की पूरी पूंजी जनता के सामने नहीं निर्गमित करती। उसमें से मान लीजिए वो 5 लाख चाहती है कि हम 5 लाख शेयर निर्गमित करें और जनता को आमंत्रण देती है कि हमारे इतने शेयर्स आप खरीदिए। तो पूंजी का वो हिस्सा होता है निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का, जिसे जनता को खरीदने हेतु विक्रय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। जनता के समक्ष विक्रय हेतु प्रस्तुत करना, यानी अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा जो जनता के सामने
इसलिए प्रस्तुत किया जाता है जनता के सामने, इसलिए पेश किया जाता है कि जनता उस पूंजी को, उस अंश को खरीदे और कंपनी के पास पूंजी आ जाए। अब उदाहरण के तौर पे आप देखें कि जनता से कंपनी 4 करोड़ की पूंजी निर्गमित करना चाहती है, जबकि कंपनी की अथराइज कैपिटल है 10 करोड़ और 4 करोड़ वो जनता को निर्गमन के लिए प्रस्तुत करती है। तो ये जो 4 करोड़ है ये इशूड कैपिटल कहलाएगा और ये जो 6 करोड़ शेष बचेगा, 6 करोड़, ये अनइशूड कहलाएगा और ये कहलाएगा इशूड कैपिटल। ठीक है ना। तो जितनी पूंजी जनता के सामने निर्गमित की जाएगी वो इशूड कहलाएगी और जो ऑथराइज कैपिटल का वह हिस्सा जो जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है वो अनइशूड कहलाता है। अब हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे प्रार्थित पूंजी। प्रार्थित इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड कैपिटल प्रार्थित पूंजी है। प्रार्थित पूंजी क्या होती है? निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा वास्तव में क्रय कर लिया जाता है। जब कंपनी जनता के सामने पूंजी निर्गमित करती है, उसको ऑफर देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए और उन शेयरों को हो सकता है जनता पूरी के पूरे खरीद ले या हो सकता है जनता उसमें से कुछ खरीदे कुछ ना खरीदे। तो जब जिन शेयरों को जनता खरीद लेती है ना, निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा वास्तव में खरीद लिया जाता है और जिसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं, वो आवेदित पूंजी कहलाती है। जनता द्वारा निर्गमित पूंजी का जो भाग आवेदित किया जाता है वह प्रार्थित पूंजी कहलाता है। अर्थात जनता उसके लिए प्रार्थना पत्र देती है कि भाई ये इतने अंश हमको दे दिए जाएं, तो वो आवेदन पत्र करना कहते हैं। उदाहरण के तौर पे कंपनी ने जनता के सामने 100 रुपया प्रति अंश के हिसाब से 1000 अंशों को निर्गमित किया और उसमें से केवल 800 अंश जनता ने खरीदे, उनके लिए आवेदन दिया, तो 800 अंश इंटू 100 ये जनता उसकी प्रार्थित पूंजी हो जाएगी। ठीक है। और जो पूंजी जनता द्वारा जिसके लिए आवेदन पत्र नहीं दिया वो अनसब्सक्राइब्ड कहलाएगी और जितने के लिए जनता ने आवेदन दिया हुआ है वो सब्सक्राइब्ड कहलाती है। अब चौथा है याचित। इसको कॉल्ड अप कहते हैं। याचना मतलब मांगना और याचना से याचित बना है ना। याचना मांगना, याचना करना मांगना और उसी से याचित बना है, कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है ये। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? अंशों के आवंटन के बाद कंपनी के संचालकों द्वारा, यानी जो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, और इन डायरेक्टर्स का चुनाव कौन करता है? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा था कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका चुनाव कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स द्वारा मीटिंग के द्वारा, वोटिंग द्वारा किया जाता है। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? कहा कि अंशों के आवंटन के बाद कंपनी के संचालक
अंशधारियों से विभिन्न किस्तों में रुपयों की मांग करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये 10 रुपया का शेयर है और कंपनी इसको इस तरह से मांगती है 2+3 और 3+2, अर्थात 2 रुपया एप्लीकेशन के समय और 3 रुपया अलॉटमेंट के समय, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है ना। तो इस तरह से कंपनी जो है इस पूंजी को इकट्ठा नहीं मांगती 10 रुपया को, कंपनी इस पूंजी को टुकड़ों में मांगती है कि भाई अभी आप 2 रुपया दे दीजिए, फिर हम आपसे मांगेंगे तो 3 रुपया दे दीजिएगा, इसके बाद फिर मांगेंगे जब तो 3 रुपया दीजिएगा और बाद में फिर 2 रुपया दीजिएगा। इस तरह कंपनी ने इस 10 रुपया को 4 टुकड़ों में मांगा। आप ये कह सकते हैं कि कंपनी अपनी पूंजी को शेयर होल्डर से, जो उसके खरीदार हैं, जो खरीदना चाहते हैं, उनसे ये किस्तों में लेती है, टुकड़ों में लेती है ना। ये कंपनी निर्धारित करेगी कि वो उनको किस तरह से किस्तों में लेगी। ये शेयर होल्डर नहीं डिसाइड करेगी, नहीं साहब हम अभी तो 1 ही रुपया देंगे, 2 रुपया देंगे या 3 रुपया देंगे। तो ये जो आवंटन की प्रक्रिया है या एप्लीकेशन की प्रक्रिया है, ये बंटवारा जो है ये कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये 2-3 ना हो करके 2-1 धन ऐसे हो सकता है। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको अपनी पूंजी को किस रूप में मांगना है। तो ये जो मांगी गई पूंजी है, ये मान लीजिए कंपनी ने मांगा इसको 2 रुपया एप्लीकेशन समय, बाद में 3 रुपया, ये तो जो पूंजी वो मांगेगी, मान लीजिए यहाँ तक अलॉटमेंट तक उसने मांग लिया तो ये कॉल्ड अप कहलाएगा, और ये जो पूंजी वो नहीं मांग रही है वो अनकॉल्ड अप कहलाएगा, ठीक है ना, या कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। बाद में उसको कंपनी मांगेगी तो कॉल्स इन एरियर क्या होते हैं, कंपनी की बकाया, ठीक है। तो ये कॉल्स इन एरियर कहलाता है। अब 5वां, इसको हम लोग बोलते हैं पेड अप या प्रदत्त या चुकता, चुकता या प्रदत्त पूंजी, इसी को बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं पेड अप। पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। ये पेड अप चुकता पूंजी यानी याजित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त हो जाता है। याचित पूंजी का वह भाग जो अंशधारियों द्वारा विभिन्न याचनाओं, याचनाओं मतलब मांगना, याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त हो जाती है। यानी कंपनी ने मांगा पूंजी और शेयर होल्डर ने पूंजी दे दिया तो वो चुकता पूंजी कहलाती है। और कई बार मांगने पर भी जो है शेयर होल्डर पूंजी नहीं देता है, पैसे नहीं देता है, तो वो अनपेड अप कहलाती है। यानी कंपनी ने मांगा कि भाई हमको, जैसे मैंने कहा कि ये 10 रुपया का शेयर है और इसको 2-3 में मांगना है, आपने एप्लीकेशन डाला, इसके पैसे चुकता कर दिया, अलॉटमेंट के पैसे चुकता कर दिया, फिर कंपनी आपसे ये 3 रुपया मांग रही है और आप नहीं दे रहे हैं, तो ये जो आप नहीं दे रहे हैं ये अनपेड अप कहलाएगी, अनपेड अप कैपिटल। और ये जो आपने चुकता कर दिया ये पेड अप कहलाएगी, ठीक है। तो ये जितनी पूंजी बकाया हो जाती है वो अनपेड अप कहलाती है। यही जो है ये कॉल्स इन एरियर कहलाता है। जो अनपेड अप कैपिटल होती है यही कॉल्स इन एरियर होती है। अब हम लोग ये भी देख लें कि रिजर्व कैपिटल क्या है, संचित पूंजी किसे कहते हैं, रिजर्व, संचित, संचित पूंजी, रिजर्व।
रिजर्व पूंजी। कंपनी अपने भविष्य के अनिश्चितता के लिए कुछ पूंजी जो है बचा के रखती है। असीमित दायित्व वाली कंपनी, जिसके पास अंश पूंजी सीमित दायित्व वाली कंपनी में परिवर्तित करने के समय संचित पूंजी रख सकती है। इस दशा में कंपनी का प्रस्ताव द्वारा अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है। आरक्षित पूंजी विषम परिस्थितियों के लिए कंपनी द्वारा रखी जाती है। अब स्थायी पूंजी, इसको फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। कंपनी की जो पूंजी स्थायी संपत्तियों में लगी होती है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, प्लांट आदि। और फिर चल संपत्ति, चल पूंजी, इसको बोलते हैं सर्कुलेटिंग। सर्कुलेटिंग कैपिटल। चल पूंजी वो होती है जिसको वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। कार्यशील पूंजी भी इसे कहते हैं, जो बिजनेस के प्रतिरोज के काम काज के लिए आवश्यक होती है। सामान खरीदना, व्ययों का भुगतान करना, मजदूरी देना और वेतन आदि देना, ये सारे कार्यों के लिए जो पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है वो चल पूंजी कहलाती है। अब आज हमने इस चैप्टर में जो है पूंजी से संबंधित बातों के बारे में अध्ययन किया है। और एक तरह की और पूंजी होती है जिसे हम गुडविल वगैरह कहते हैं, अमूर्त संपत्तियां कहलाती हैं। वो स्थायी संपत्ति का एक हिस्सा है। गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। इंटेंजिबल और टेंजिबल दो तरह की संपत्तियां होती हैं, वो आप जानते हैं, पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं, है ना। टेंजिबल, इंटेंजिबल स्थायी संपत्ति के ही दो कैटेगरीज हैं, तो वो आप जान लीजिए। अब संपत्तियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे इसके संबंध में और पढ़ेंगे। इस चैप्टर के जो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं उनको आप याद कर लेंगे, क्योंकि एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। कभी पूछ लेगा कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है, दो अंतर बताइए। या पूछ लेगा पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। या एक नंबर में पूछ लेगा प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके किताब में दिए हुए हैं। प्रत्येक चैप्टर के अंत में बहुविकल्पी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, उसको आप घर पर जरूर लिख करके अभ्यास करें और याद कर लें, क्योंकि इनसे काफ़ी जो है प्रश्न आते हैं। और न्यूमेरिकल्स तो जो है आपको मुश्किल से 100 नंबर में 35-40 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। बाकी तो जो है थ्योरी ही आएगी, 60 नंबर की, लगभग 60-65 नंबर की थ्योरी आएगी। तो आप अपनी थ्योरी को भी जितना मजबूत कर लेंगे उतने नंबर गेन करने में सहायता मिलेगी। और ये न्यूमेरिकल्स तो हम लोग इसके देखेंगे ही आगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स तभी समझ में आएंगे जब आपको इसकी थ्योरी अच्छी तरह से याद होगी। तो इतने ये सब आप याद कर लेंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो देखेंगे। थैंक यू।